मैं आपसे ये कहूँगा कि स्टीवन कवी को पढ़ें। उनकी एक हैबिट है, 7 हैबिट्स के अंदर उनकी एक हैबिट है, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ आपको क्या सिखाती है कि जो वो एक स्किल है ना आपकी, देखिए एक चीज होती है जैक ऑफ ऑल एंड ट्रेड ऑफ वन। तो वो जो एक स्किल है ना आपकी, आपने उस स्किल को समझना है और उस स्किल को अपनी शार्प करना है। अच्छा सर, आईटी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है? देखें हर फील्ड में अब तो जो दौर है वो इस तरह का है कि एआई ने हर चीज जो है वो चेंज करके रख दी है। जी बिल्कुल। तो कुछ अरसे पहले हम ये कहते थे कि जो बंदा जितना पुराना होता है ना बिजनेस का, वो उतना ज्यादा आप समझें कि अच्छा होता है या उतना ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो कर सकता है। बट एक चीज अब है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे मुश्किल काम है चेंज। बिल्कुल। तो अब भी सबसे मुश्किल काम चेंज ही है। तो एजिलिटी जो है ना, एजिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका ये हुआ कि आपने चीजों को, पुरानी चीजें भूलनी है, नई चीजें लर्न करनी है। लर्निंग और अनलर्निंग की जो साइकिल है वो आपकी चलती रहे। आप नई चीज देखें, उसे सीखें, अक्वायर करें, अप्लाई करें, आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम, माजू कैरियर टू द कैंपस एपिसोड 8 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अब्दुल कादिर। और आज हमारे साथ माजू के एक ऐसे होनहार अलुमनाई मौजूद हैं जिन्होंने अपना MBA और MS माजू से किया और इस वक्त वो हक्स में एज एन IT हेड हैं। तो आइए बात करते हैं मोहम्मद खालिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, आपका माजू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ज़बरदस्त, इट वॉज एन डायनेमिक एक्सपीरियंस। और मैं आपको बताऊं कि मैं फर्स्ट टाइम माजू आया था 2000 में। ठीक है। और 2000 में मैं आया था यहाँ पे बैचलर्स के लिए एडमिशन का जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने। बट उस वक्त मेरा कहीं और एडमिशन हो गया था, तो अगेन मुझे वहाँ से 4 साल की अपनी डिग्री पूरी करनी पड़ी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जॉब हो गई और 2006 में सोचा कि कहीं से अब मास्टर्स करते हैं ना। तो मेरा ऑफिस भी करीब था, प्लस माजू पहले एक दफ़ा मैं आ चुका था, तो मैंने माजू एक्सप्लोर किया। उस वक्त मैं कहीं और नहीं गया, मैं डायरेक्ट माजू आया। और माजू आके एक ऐसा ना अपनाइयत का एहसास होता है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। आपको लगता है कि यहाँ से शायद मैं पहला कोई पुराना नाता है मेरा, और किसको पता था कि नाता इतना लंबा चल जाएगा कि मास्टर्स और MBA दोनों यहाँ से हो जाएंगे। खैर मैंने यहाँ से अपना MS स्टार्ट किया। एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि हमें माजू एम्पावर करता था कि आप अपने मास्टर्स के लिए कुछ एलिमेंट्री, कुछ कोर कोर्सेज कर लें और आपका मास्टर्स की डिग्री आपकी पूरी हो जाएगी। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि इन्होंने मुझे कम से कम सोचना सिखाया और अपना कैरियर ओन करना मुझे सिखाया, बजाय इसके कि मैं सिर्फ वो 10-12 कोर्सेज यूनिवर्सिटी के बताए हुए करता और आगे चला जाता। तो मैंने जो मेरी फील्ड से रेलेवेंट जितने कोर्सेज थे ना, जो मैं उस वक्त काम कर रहा था, जो मैं उस वक्त सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर चीज़ें देख रहा था, उन सब से रेलेवेंट मैंने सारे कोर्सेज किए और उनको अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अप्लाई किया अपनी जॉब पे। तो मुझे क्या हुआ कि हम दोनों के लिए विन विन रहा, मतलब माजू के लिए भी और मेरे लिए भी, कि मैंने एक चीज़ सीखी भी और उसको अप्लाई भी किया। तो इट वाज अ डायनेमिक एक्सपीरियंस। हाँ, दैट्स सो ग्रेट। अच्छा सर, आपने IT फील्ड ही क्यों चूज की? अच्छा, ये सवाल जब मैंने खुद अपने आप से किया ना, और ये आज नहीं, तकरीबन मैंने कोई 8-10 साल पहले खुद से किया था एक सवाल, तो मुझे थोड़ा सा टटोला मैंने अपने आप को, कुछ बचपन की यादें ताज़ा की। तो उस वक्त क्या होता था कि मुझे वीडियो गेम्स का बहुत शौक था। मतलब आप समझिए कि इतना शौक था कि मैं ना अक्सर वीडियो गेम्स की दुकानों से पकड़ा जाता था। अच्छा। वो चीज़ देख के ना वालिद साहब ने कहा कि इसे कंसोल दिला देते हैं। जब कंसोल घर में आए तो फिर तो बाहर 2-3 घंटे होते थे, घर में तो 24 घंटे होते थे आपके पास। जब खेल खेल के क्या हुआ कि जहन जब इस चीज़ के अंदर आने लगा, तो सोचा कि यार ये चलता कैसे, ये बनता कैसे, ये करता कैसे। प्लस एक कंप्यूटर था घर में पुराना सा रखा हुआ, उस पर डॉस चलती थी और एक प्रिंस ऑफ पर्शिया उस पर चला करता था। तो वो सारी चीज़ें मुझे ना बड़ा फैसिनेट करती थी। कीबोर्ड की टाइपिंग में बहुत जल्दी सीख चुका था, घर में और किसी को नहीं आती थी। तो इससे मुझे लगा कि यार ये वो मशीन है ना जिससे दोस्ती की जा सकती है। तो फिर इसको दोस्ती से फिर मैंने रिश्तेदारी में बदलने का सोचा कैसे करें। तो फिर एक्सप्लोर ये किया गया, तो मुझे बताया मेरे सीनियर्स ने कि भाई अगर आपने इसमें एक्सेल करना है तो फिर आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। तो फिर फर्स्ट ईयर के अंदर कंप्यूटर साइंस ली। तो वहाँ से जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मुझे नेटिव लगती हैं, ये वो चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। तो एक बात वहाँ से पता चली कि अब ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, पैशन बनाना होगा इसको। तो नहीं, हम ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर से बातें करता था। अच्छा। रात को ना, बातों से मेरी मुराद ये है कि GPT नहीं जो आजकल लोग कर रहे हैं, बातों से मुराद ये कि हम देखा करते थे कि असाइनमेंट में तो एक चीज़ मिली है, बट क्या ऐसा मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, क्या इससे मिलती जुलती कोई चीज़ अपनी भी बना सकता हूँ। तो उस वक्त कुछ वेबसाइट्स पे थोड़ा बहुत आपको मिलता था कि आपको अगर ये वाले कोड चलाना है तो उसका इस तरह का सैंपल होगा, कोई सूडो कोड हमें मिल गया, हम देख के कर रहे हैं। एल्गोरिथम्स काफ़ी होते थे उस वक्त में, तो वो सारी चीज़ें हम देखते थे, बट उसको अप्लाई करना एंड देन उसके जैसी और चीज़ें रिप्रोड्यूस करना, इसका मुझे बड़ा शौक था।
तो वो बस आप समझिए कि 24 घंटे कहाँ गुजर जाते थे कंप्यूटर के साथ पता ही नहीं चलता था। ओके, तो सर यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आपका करियर जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो ऑलरेडी जॉब पे था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जब मैं यहाँ पे आया था माजू में, तो 2004 में पास आउट हुआ था मैं अपनी पिछली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मुझे एक टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर कंपनी थी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को सर्विसेज दिया करती थी। तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो है वो जॉब हो गई थी, वहाँ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर था मैं। तो उस वक्त ना टेलीकम्युनिकेशन का एक बूम था पाकिस्तान में। 2004-5 का अगर आप दौर याद करें, उस वक्त टेलीनॉर भी आ रहा था, वारिद भी आ रहा था, इंस्टाफोन ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश नाम था, पाकटेल जो है कन्वर्ट होकर जोंग बन रहा था, यूफोन अपना जो है वो नेटवर्क लेके आया था पीटीसेल का। तो ये सब जब कन्वर्ट हो रहे थे, बूम आ रहा था, तो इसने मुझे बड़ा फैसिनेट किया कि देखें सॉफ्टवेयर में तो काम मैं कर ही रहा था, तो ये क्यों ना टेलीकम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। और माजू में ने मुझे ये मौका दिया कि मैं टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर चीज़ें एक्सप्लोर करूं। और मैंने यहाँ जो एडमिशन लिया था दैट वाज एमएस इन टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। तो वो मेरे हिसाब से थोड़ी आगे की फील्ड थी, बट उसने मुझे लर्निंग बहुत दी। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन मैंने पढ़ी यहाँ पे, डॉक्टर हाजी खान सुमरो ने पढ़ाई थी मुझे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो हम उस वक्त एक जीपीएस का प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो ट्रैकर्स आप देखते हैं गाड़ियों के अंदर, हम उस पर काम कर रहे थे। तो उसने मुझे समझने में हेल्प की कि अगर इसको मैं अप्लाई करूंगा, या वो सारी चीज़ें जो कोऑर्डिनेट्स वाला काम होता है, या ये सैटेलाइट्स जो काम कर रही हैं किस तरह से कर रही हैं, नहीं 11 सैटेलाइट्स होती हैं, आपके पास चीज़ें आती हैं, आप उनको डिकोड करते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे इस कोर्स ने समझाई। प्लस टेलीकम्युनिकेशन के अंदर शो साहब होते थे, इन्होंने मुझे जो है वो जीएसएम पढ़ाया। तो जीएसएम ही उस वक्त लग रहा था, और जीएसएम हम पढ़ रहे थे और उन्हीं के हम सर्विस प्रोवाइडर थे। तो उसने ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में कि ये सारा काम कैसे हो रहा है, बैक एंड पे कैसे काम कर रहे हैं, वो चीज़ें समझने में मुझे मदद दी। तो आप कहते हैं ना कि आपका काम, जब मैंने कहा कि पैशन बन जाए, तो वो पैशन जब यहाँ से मुझे मिला और उस पैशन को उसने जो फ्यूल किया, तो आप समझे कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये वाली चीज़ ना। तो 5-6 साल जो मेरे जितने भी थे उस सॉफ्टवेयर हाउस में, वो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हर मौके पे जो है वो क्या कहें कि ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है माशाल्लाह नवाजा। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हाउस वाला था वो बड़ा अच्छा रहा। फिर उसके बाद एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उनके साथ में एसोसिएट हुआ, 6 साल तकरीबन वहाँ रहा। एंड देन रिसेंटली 2015 में, रिसेंटली तो नहीं 10 साल हो गए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, तो 10 साल से एक कंपनी होती थी सनोफी ना, अब हक्स हो गई, वो नाम चेंज हो गया हमारा। तो सनोफी में मैंने ज्वाइन किया एज अ सीनियर एप्लीकेशन, और सनोफी में ज्वाइन किया मैंने एज एन हेड ऑफ एप्लीकेशंस। एंड देन तकरीबन 3 साल से मैं यहाँ पे एज एन हेड ऑफ आईटी काम कर रहा हूँ। हाँ, दैट्स सो ग्रेट। तो सर आपकी एज एन आईटी हेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? देखें, एज अ आईटी हेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी ना बहुत समझें कि बहुत ब्रॉड है। इसमें अब करना क्या है हमें, कि मेरा काम सिर्फ एप्लीकेशंस बनाना या उनको डिप्लॉय करना नहीं रहा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे कंपनी के साथ एक विजन बनाना है। उस विजन पे, उस रोड मैप पे कंपनी को साथ लेके चलना है, राइट। ना सिर्फ खुद चलना है, कंपनी को चलाना है, अपनी टीम को चलाना है। तो 3 चीज़ें हो गई, विजन बनाया, एप्लीकेशंस बनाई भी, उनको आगे जो रोड मैप भी दिया, एंड देन टीम को भी डेवलप करना। क्योंकि क्या हो कि टीम भी मेरे साथ डेवलप हो रही हो, ताकि एक मेरे नीचे मेरे जैसे और बहुत सारे लोग जो हैं वो डेवलप हो रहे हो, ताकि इन फ्यूचर जब मुझे आगे बढ़ना हो तो मेरे नीचे एक टीम या मेरे नीचे लोग मौजूद हों जो मेरा वाला काम करें और मैं आगे जाके कोई और काम करूं। ओके, दैट्स सो ग्रेट। अच्छा सर, आपकी जॉब का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है? सबसे चैलेंजिंग होता है चेंज मैनेजमेंट। ओके। और ये आईटी में तो बहुत है। अब देखें, बिजनेस के अंदर जो चेंज आता है तो वो एक पूरी लहर आती है और बिजनेस की नीड होती है वो चेंज। बट आईटी में जब चेंज आता है ना, तो वो लोगों को लगता है कि शायद ये आईटी अपने लिए कर रहा है, जबकि आईटी कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। तो हम तो यूजर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो जो भी कोई चेंज है ना हमारे पास, चाहे वो समझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे मुझे कोई एप्लीकेशन दूसरी लेके आनी हो, चाहे मुझे कोई हार्डवेयर चेंज करना हो, तो जो यूजर होता है ना, उसको ये वाली बात समझाना कि सर ये जो बेहतरी है ये आपके लिए, मतलब आप समझें अगर आप किसी वायर्ड नेटवर्क से निकल के वायरलेस की तरफ जा रहे हैं, तो उस वायरलेस वाली बात इनको समझाना यूजर्स को, ये एक थोड़ा सा चैलेंज है। बट इन सारी चैलेंजेस को, अच्छा इसमें आप समझिए कि देखें, अगर ERP हम कर रहे हैं या CRM कर रहे हैं या कोई नई एप्लीकेशन में लेके आ रहा हूँ जो पहले पाकिस्तान में नहीं थी और अब हम करने जा रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन पे जो भी बंदा या जो भी यूजर आ रहा होगा उनके अपने रिजर्वेशन होंगे। लोग डरते हैं चेंजेस पे, नई एप्लीकेशंस पे, कि कहीं उनकी जॉब्स को तो खतरा नहीं होगा, तो वो बात उनको समझाना, ये सारी चीज़ें चेंज मैनेजमेंट का पार्ट होती हैं। बट ये ओवरकम भी हो जाती हैं। लेकिन यही मैंने सीखा, अगर मतलब हमें ये काम करना है तो फिर हमें सीखना भी पड़ेगा कि इससे निकलना है कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन
एम्पैथी, बिजनेस एक्यूमेन। अगर मैं यूजर की जबान में बात करना शुरू कर दूं, अगर मैं यूजर को उसके अंदाज में बात समझाना शुरू कर दूं, अगर मैं यूजर से ये कहूं कि इसमें वैल्यू आपके लिए ऐड हो रही है और उसको पेशेंस के साथ मैं कवर अप करूं, राइट, यूजर के साथ रह के चलूं या उसको साथ लेके चलूं, तो ये चीजें कवर हो जाती हैं। थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस इसमें जरूर चाहिए हो। बिल्कुल 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 सही है। अच्छा सर, हक्स्ट का अपने एम्प्लॉय के लिए एनवायरनमेंट कैसा है? जबरदस्त एनवायरनमेंट है, कोलैबोरेटिव है। हमें मौके दिए जाते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट्स करें, सीखें, आगे बढ़ें। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे बिजनेस और आईटी साथ मिलकर काम करता है। तो जो भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं नया, जो भी नया काम कर रहे हैं, जो भी नई चीज आ रही है, आईटी उसमें शुरू से इन्वॉल्व होता है। तो हमें पता होता है कि जो रोड मैप हमें लेके चलना है, या जो बिजनेस की नीड है, या जो बिजनेस की हमसे डिमांड है, वो क्या है। और हम उसमें फिर हमारा काम यहाँ पे ये होता है कि क्योंकि मैं बिजनेस एक्यूमेन अपना जो डेवलप करूँ, तो मैं भी उसी तरह यहाँ पे अप्लाई करूँ और वैल्यू ऐड करूँ बिजनेस के लिए, जिस तरह बिजनेस को मुझसे रिक्वायर्ड है। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू वर्क। मैं जरूर आप लोगों से कहूंगा कि आपको अगर कहीं हक्स में अपॉर्चुनिटी दिखती है, या आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हक्स में कोई जॉब है जिसको आप कर सकते हैं, तो आप जरूर अप्लाई करें। ओके। अच्छा सर, आईटी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है? देखें, हर फील्ड में अब तो जो दौर है वो इस तरह का है कि एआई ने हर चीज जो है वो चेंज करके रखी है। जी बिल्कुल। तो कुछ अरसे पहले हम ये कहते थे कि जो बंदा जितना पुराना होता है ना बिजनेस का, वो उतना ज्यादा आप समझें कि अच्छा होता है, या उतना ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो कर सकता है। बट एक चीज अब है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे मुश्किल काम है चेंज, तो अब भी सबसे मुश्किल काम चेंज ही है। तो एजिलिटी जो है ना, एजिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका ये हुआ कि आपने चीजों को, पुरानी चीजें भूलनी है, नई चीजें लर्न करनी है। लर्निंग और अनलर्निंग की जो साइकिल है वो आपकी चलती रहे। आप नई चीज देखें, उसे सीखें, अक्वायर करें, अप्लाई करें, आगे बढ़ें, फोकस करें। देखें, अब आपको जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो ये बताएगा कि मैंने किस चीज पे काम करना है। दर्जनों जीपीटीज अवेलेबल है फ्री, दर्जनों एआई टूल्स अवेलेबल है जो आपको 4-4, 5-5 दिन के काम कुछ सेकंड्स में करके दे रहे हैं। तो आपका जो ढूंढने वाला टाइम था ना, वो गया, गूगल सर्च वाला काम आपका गया। अब आपको जीपीटी से हेल्प लें, जो सर्चिंग आपने करनी थी वहां से करें, और आप अपना जो कोर काम है ना, वो बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड करने में लगाएं। तो आईटी में सक्सेसफुल होने के लिए क्या है, कुछ चीजों पे आपको जो है ना बिल्कुल अपने आप को वो रखना है, अपडेट रखना है। एक तो ये कि टेक्निकल तो मस्ट है, जो काम आप कर रहे हैं उसका टेक्निकल पार्ट तो आपका जरूर आना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट उसके अलावा आपको बिजनेस एक्यूमेन जो है ना अपना, वो कम से कम आपको बेहतर बनाना है। एक्यूमेन कैसे बेहतर होगा, आप ये समझें कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी वो वाला काम क्यों कर रही है। अच्छा। जैसे अगर मैं फार्मास्यूटिकल में, तो मुझे कम से कम ये जरूर पता हो कि मेरी कंपनी फार्मास्यूटिकल में क्यों है, कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स क्यों बना रहे हैं, कस्टमर का उन प्रोडक्ट्स के साथ क्या काम है जी। या वो प्रोडक्ट्स कस्टमर की जिंदगी पे कैसे इम्पैक्ट डाल सकती है, उसकी अवेलेबिलिटी ना होने से इश्यूज, कितनी जगह मैंने पहुंचानी है, उसको मैंने कितना डैशबोर्ड लोगों को बना के देने के लोगों को पता रहे कि उनको एक इंसाइट मिलती रहे, ये सारी चीजें। और ये वाली बात कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता रहे, राइट, उनको पता लगता रहे कि मेरी अब जो डिमांड आनी है या जो मेरी डिमांड है वो कहाँ से जनरेट होनी है। ये सारी चीजें देखें बिजनेस को तो चाहिए, बट बीइंग एन आईटी मैं कब दे सकूंगा, जब मैं बिजनेस समझूंगा। तो मेरा एक्यूमेन अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा टेक्निकल तो मैं करूं, एंड देन एजिलिटी हो कि मैं इन सारी चीजों को, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता रहूं। तो मतलब जो काम मैं कर रहा हूँ वो भी समझूं, जहाँ पे कंपनी जा रही है वो भी मुझे पता हो, जहाँ पे मेरा मुल्क जा रहा है वो भी मुझे पता हो, और जो दुनिया जिस तरफ सफर कर रही है, अब मुझे जो है वो, या किसी भी आईटी फील्ड वाले को अब एक ब्रॉडर विजन और जहन के साथ जो है इन चीजों के ऊपर देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। सही, नाइस नाइस। अच्छा सर, आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी का फ्यूचर कैसा है? टेक्नोलॉजी का फ्यूचर जबरदस्त है, और मैं ये कहूँगा कि ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर देगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की जीपीटीज वगैरह की, तो आने वाला जो फ्यूचर है ना वो एआई का ही है। तो बजाय इसके कि हम इन एआई से भागें या हम पीछे रह जाएं, हमें ये चाहिए कि इस रेस का हिस्सा बने। रेस का हिस्सा कैसे बने, कि हम समझें कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। उस चेंज होती हुई चीज़ को कम से कम हमें उसका बैकग्राउंड समझना चाहिए और उसको अपने लिए ये यूज़ या यूटिलाइज करना सीखना चाहिए। तो इनके साथ रह के, इनको यूटिलाइज करके हम आगे बढ़ें। और जो फ्यूचर है ना वो एआई और साइबर सिक्योरिटी का है। तो आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर अपनी ग्रिप रखें, इंशाल्लाह जो है वो दुनिया इसी तरफ जा रही है। ओके। अच्छा सर, आपको लगता है पाकिस्तान में आईटी ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं?
हम सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों करें जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब देखें जो फ्रीलांसिंग की दुनिया है इसमें आप चाहे जहाँ भी बैठे हो, आप किसी बड़े शहर में, छोटे शहर में, कराची के किसी भी एरिया में बैठे हैं, इवन लाहौर में कहीं बैठे हैं, इस्लामाबाद कहीं बैठे हैं, आप कहीं से भी कुछ भी काम कर सकते हैं। तो जब फ्रीलांसिंग से मैं कहीं भी दुनिया में कुछ भी काम कर सकता हूँ तो फिर मैं पाकिस्तान तक क्यों रहूँ। देखिए अब जो दौर है ना वो स्किल्स का है। आपने राइट स्किल देखनी है, पहले तो आपने खुद को एक्सप्लोर करना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अंदाजा हो गया था कि कंप्यूटर ही मेरा पैशन हो सकता है। आपको अपना पैशन तलाश करना है और उस पैशन से आप फ्यूचर अपना कैसे बना सकते हैं, अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, ये आपने देखना है। और फिर जगह मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपकी वो स्किल। और एक चीज जो है ना ये है स्पीड टू मार्केट, कि आप अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रोडक्ट को, अपने आप को कैसे आप आगे लेके जा सकते हैं। तो स्पीड टू मार्केट आप देखें, अपनी स्किल्स पे काम करें। ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आप यहाँ रह के रिमोटली कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं और इवन फिर उसके बाद में शिफ्ट भी कर सकते हैं कहीं पे। तो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं रही, पूरी दुनिया की बात हो गई। बट जो एक की है इसके अंदर, दैट इज स्किल सेट और परसिस्टेंस। ओके अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी बहुत कुछ सिखाती है, तो आपका यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस में लीडरशिप के लिए कैसे आपको यूनिवर्सिटी ने प्रिपेयर किया? लीडरशिप के लिए सबसे जो जरूरी होती है ना वो सोच होती है। जब आपके अंदर वो सोच आ जाए कि मैंने कुछ करना है, या तो हम सारी जिंदगी भेड़ों की तरह चलते रहें या हम उनको लीड करने वाले बन जाए। तो क्या हुआ, उनको क्या, किसी को भी लीड करने वाले बन जाए, सिर्फ भेड़ों को लीड नहीं करना, कुछ भी लीड करने वाले बन जाए। तो इन्होंने मुझे वो सोच दी। जैसे मैंने आपसे बताया कि सबसे पहली सोच तो वहीं आ गई थी कि कोर्सेज मैंने खुद सेलेक्ट करने। तो कोर्सेज सेलेक्ट करना, हर प्रोजेक्ट के अंदर प्रेजेंटेशन, हर सब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंटेशन देना और प्रेजेंटेशन का टॉपिक भी खुद सेलेक्ट करना, देन उस पर कंटेंट खुद बनाना, उसको प्रेजेंट खुद करना। और यहाँ पे एक क्लास में ना देखें, बाकी यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा कि 20-25 लोग हुआ करते थे, मैंने माजू में 60+ की स्ट्रेंथ देखी है। जब मैक्सिमम पे हम जाते थे तो मुझे याद है कि हमारी क्लासेस ऑडिटोरियम में भी हुई हैं। अच्छा। तो 60-70+ के लोगों के सामने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना और फिर उन 60-70 बच्चों के सवालों के जवाब देना, उसने पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशंस, लीडरशिप और स्ट्रेस में काम करना, ये सारी चीजें सिखाई। ओके, नाइस नाइस। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, आप रीसेंट ग्रेजुएट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, खास तौर पे आईटी स्टूडेंट्स? रीसेंट स्टूडेंट के लिए या जो पास आउट हो चुके हैं इवन रिसेंटली, उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि हम ना यूनिवर्सिटी दौर में सिर्फ अपने आप को एकेडमिक्स तक महदूद रख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जो हमें सिर्फ बुक्स में मिल रहे हैं वो पढ़ रहे होते हैं, और उसके अलावा क्योंकि टाइम ही नहीं होता, तो वो तो हम जब दुनिया में निकलते हैं तो अंदाज़ा होता है कि बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि स्टीवन कवी को पढ़ें। उनकी एक हैबिट है, 7 हैबिट्स के अंदर उनकी एक हैबिट है, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ आपको क्या सिखाती है कि जो वो एक स्किल है ना आपकी, देखिए एक चीज़ होती है जैक ऑफ ऑल एंड ट्रेड ऑफ वन। तो वो जो एक स्किल है ना आपकी, आपने उस स्किल को समझना है और उस स्किल को अपनी शार्प करना है। किस्मत सबको मौका देती है, बट उस मौके के साथ ना एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस आपको अगर है और आपको किस्मत ने मौका दे दिया है, तो अगर आपकी वो स्किल पॉलिश्ड है ना, तो आप समझे आप वंडर्स कर सकते हैं। तो उस स्किल को समझें, उसे पॉलिश करें, और जब मौका आए तो आप वहां पे रेडी हों। इवन जो ऑन जॉब लोग हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि अपने आप को उस एक मौके के लिए रेडी रखें जो किस्मत आपको देगी, क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपनी वाली स्किल पॉलिश जरूर करनी है। प्लस एडिशनल जो दूसरी एडवाइस मेरी होगी वो उनको ये होगी कि एक और राइटर है, साइमन साइनेक नाम है उनका, और उनकी बुक है फाइंड योर व्हाई। कम से कम उसकी समरी पढ़ें, वो आपको आपका पर्पस देता है, आपकी जिंदगी, आप यहाँ तक क्यों पहुंचे, आपने आगे क्या करना है, ये सारी चीजें सोचने में, उन पे अमल करने में ये जो वाई वर्ड है ना, ये आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको अपना वाई पता है ना, तो आप समझें कि आपने आधी दुनिया तो जीत ली। देन उसके बाद आप वेट करें उस वाले राइट मौके का जो आपके लिए आ रहा है, और उस पर्पस के साथ आप आगे बढ़े। तो सिर्फ टेक्निकली साउंड होना सही नहीं है, उसके अलावा आपको एक्यूमेन भी अपना बेहतर बना के लाना है। तो दुनिया कैसे काम कर रही है, बिजनेसेस कैसे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो पाकिस्तान में किस तरीके से काम हो रहा है, अगर आपने कहीं और फोकस किया हुआ है तो वहां का फोकस करें कि कैसे काम हो रहा है। आप इस चीज का वेट ना करें कि आपको जो है जॉब मिलेगी तो आप कुछ ना कुछ करेंगे। आप अपनी वो स्किल जरूर पॉलिश करें और आगे बढ़ें, अपने पर्पस के साथ आगे बढ़ें। आप इंशाल्लाह देखिएगा कि आपका
जो कैरियर है वो फ्लरिश करेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जिस तरह आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होगी इससे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने का, मुझसे बात करने का, और मैं अवेलेबल हूँ। किसी को अगर मेंटरशिप चाहिए या अगर आप में से कोई समझता है कि आपको भी फर्दर मुझसे बात करनी है, स्टूडेंट्स को या इवन फैकल्टी में भी किसी को, तो आई एम हेयर। और जितना माजू ने हमें दिया, आई थिंक इट इज़ द टाइम टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, कि अब हम स्टूडेंट्स के लिए और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो हम भी अब चाहेंगे कि हम भी यूनिवर्सिटी को लेकर आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ऑलवेज बीइंग अ प्राउड माजू एलुमनाई। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अगले एपिसोड में एक नए एलुमनाई के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।